नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे जल्दी से उन पर भी एक नजर डालेंगे फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। लीजिए, फ्लोर ग्राफिक्स भी आ गए। बीजेपी का मलहम किस लिए हम कह रहे हैं, कहां की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो आ चुका है जम्मू कश्मीर के लिहाज से। क्या कुछ खास है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में, वो बताएंगे। काफी अच्छी स्कीम्स हैं, काफी अच्छी घोषणाएं हैं, उसकी बात आप तक रखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली खबर जो फ्लोर ग्राफिक्स में बताएंगे, हिंदुओं का हल्ला बोल कहां पर। क्या हम हिमाचल की बात कर रहे हैं? कोई आपको जानना है तो बने रहिए जनमत में। फिर और आगे बढ़ेंगे, मियां का बॉयकॉट क्यों कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसा, और बार बार एक ऐसी बात नई वो दे देते हैं कि विपक्ष को मिर्ची लग जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला विपक्ष परेशान हो जाता है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा है। वो कहते हैं कि भला करूंगा तो सभी का करूंगा, लेकिन कट्टरवादी सोच को पनपने नहीं दूंगा। फिर आगे बढ़ेंगे, राजनीति की रिंग। जी हां, राजनीति हो रही है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों का आ जाना, वो भी उन रेसलर्स का आ जाना जो सरकार के विरोध में थे, फिर वो कांग्रेस में चले जाते हैं। तो क्या उनको कांग्रेस पर भरोसा है? क्या ऐसा करना सही था? उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन फिर जो ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं, फिर उनकी बात को भी सुनना पड़ेगा कि उनका मत भी क्या सही तो नहीं था, ये भी जानना है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर जो है, बंगाल का भेड़िया कौन। यही एक भेड़िया है बंगाल का जिसके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए हैं। उसने क्या कुछ नहीं किया, और अब इसने सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया तो सुप्रीम कोर्ट से भी इसको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार, एक तरीके से समझिए, जब कोर्ट को आप जंप करते हैं तो वो सर्वोच्च अदालत को बर्दाश्त नहीं होता, और इसको फटकार लगी है कि अपने आप को ज्यादा बड़ा ना समझा जाए और हद में रहा जाए, और कानून में हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इशारा इस मामले में हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मुख्य खबरों का जो है रुख करते हैं। क्या है मुख्य खबरें? घोषणा पत्र। जी हां, जैसे कि हमने शुरुआत में आपसे कहा, घोषणा पत्र जारी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। शाह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार दोपहर जम्मू पहुंचे। अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि आजादी के समय से ही हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का यह भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए प्रयास किया है। उन्होंने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है, अब ये लौट कर नहीं आएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने का वादा किया है। तो क्या कहा है अमित शाह ने, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर आपके लिए ग्राफिक्स भी लाए हैं। हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। भाइयों और बहनों, ये 10 साल में जो हुआ है, हम काफी मंजिल के काफी नजदीक हैं। एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, आवाम का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं भरोसे से कह सकता हूं, भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहां के बच्चे भी भारत के विकास में योगदान भी देंगे, और जम्मू कश्मीर में सच अर्थ में स्वर्ग बनाने का काम यहीं के युवा करेंगे। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 एलपीजी सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष डीबीटी के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू कश्मीर
और जम्मू और कश्मीर के युवाओं को जेकेपीएससी और यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा पीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है। चलिए अब आपको यह सुनाते हैं कि अब अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा है, कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा है और एनसी पर भी कैसे हमला बोला है। विस्तार से सुनिए। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर इनका मूल मकसद ध्यान से स्टडी कर लेना। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में 2 राष्ट्र 2 झंडे 2 ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं, वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं, वो बताइए। मित्रों, वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है। वो फिर से घाटी में और जम्मू में भय का राज प्रस्थापित करना चाहते हैं। आतंकवाद के माध्यम से भय कर 3 पीढ़ी तक शासन किया है। और मैं आज सबको बिना निसंकोच बताना चाहता हूं मित्रों कि मैं यहां घाटी में भी कई बार आया हूं, जम्मू में भी कई बार आया हूं। अब जो टेररिज्म के साथ है, जम्मू कश्मीर इनके साथ नहीं रहेगा। यहां की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अतः मैं जम्मू और कश्मीर। आपने देखा किस तरीके से इस वक्त अमित शाह जो है कांग्रेस पर हमलावर हैं, राहुल गांधी पर हमलावर हैं। और आपने घोषणा पत्र देखा, 18,000 रुपए की बात महिलाओं के लिए और साथ ही साथ काफी कुछ जमीन तक की बात जो है कही गई है। जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर्स की बात की गई है। 10,000 रुपए कोचिंग की सहायता की बात वहां पर कही गई है। अब तो हमने आपको खबर बताई, अब ग्राफिक्स के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर और भी जानकारी आपको देखते हैं। पैंथर्स पार्टी का घोषणा पत्र, एनसी का घोषणा पत्र और पीडीपी का घोषणा पत्र, जेएनके की संस्कृति बनाए रखने की जो गारंटी, ये सभी के घोषणा पत्र बता रहे हैं। एनसी का घोषणा पत्र धारा 370 की बहाली। एनसी चाहता है 370 वापस आए, कांग्रेस एनसी साथ है तो क्या 370 की वापसी चाहते हैं। पीडीपी का घोषणा पत्र, जेएनके को राज्य का दर्जा दिया जाए। राज्य का दर्जा पीडीपी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है और एनसी तो चाहती है, 370 भी चाहती है। पैंथर्स पार्टी का घोषणा पत्र, जेएनके को राज्य का दर्जा, बार बार राज्य का दर्जा। फिर एनसी का घोषणा पत्र, पूर्ण राज्य का दर्जा। पीडीपी का घोषणा पत्र, 370 और 35A की वापसी। 35A भी वापस चाहते हैं ये। ऐसा हो नहीं सकता, अमित शाह के द्वारा कह दिया गया है। अनुच्छेद 371 को लागू किया जाए, कश्मीरी पंडितों की वापसी की जाए, एनसी के घोषणा पत्र में यह कहा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई इनकी बातों पे यकीन किया जाए? कश्मीरी पंडितों की वापसी हो सकती है? अगर ऐसा हो सकता तो यह पहले हो जाता। जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, फिर एनसी जो पाकिस्तान से बात करने के पक्ष में है, वो भी एक थोड़ा सा सवालिया निशान उठ जाता है कि भाई इनकी मंशा क्या है। पत्थरबाज के आरोपियों को माफी क्यों? भाई पैंथर्स पार्टी की जो घोषणा पत्र, माफी क्यों दे? राजनीतिक कैदियों की रिहाई, भाई क्यों? ये भी क्यों जरूरी क्यों? एनसी का घोषणा पत्र, पीडीपी का घोषणा पत्र, भारत पाक की बातचीत पर जोर। भारत पाकिस्तान से बातचीत क्यों करे? वो गोली चलाए, बम चलाए, उनसे बातचीत करें। ये घोषणा पत्र में ये दे रहे हैं तो जनता को क्या गुमराह कर रहे हैं? ये पूरे देश की जनता से क्या हटके चलना चाहते हैं? भारत का कोई व्यक्ति तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान से ऐसा कोई डायलॉग हो जहां पर वो गोली मारे और फिर डायलॉग हो। ये बिल्कुल भी, मैं कहूंगा, कतई बर्दाश्त हम तो नहीं करेंगे। फिर पैंथर्स पार्टी का घोषणा पत्र, कश्मीरी हिंदुओं की वापसी, इनकी तरफ से भी। एनसी का घोषणा पत्र, 180 दिन में 1 लाख नौकरियां दे देंगे। कैसे दे देंगे, कहां दे देंगे? हिमाचल प्रदेश का हाल आपको पता है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पैसे नहीं दे पा रहे हैं और खटाखट पैसे की बात भी आपको तब याद थी।
अब आइए, 2014 के संकल्प पत्र में बीजेपी का दावा जो था आर्टिकल 370 को हटाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम करना, ये घोषणा पत्र में 2014 के संकल्प पत्र में बीजेपी का वादा, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, कोशिश की थी, सफलता कितनी मिली नहीं मिली वो भी आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन प्रयास जारी है, जो कहा है वो किया तो जा रहा है कम से कम बीजेपी के द्वारा। ये संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, यानी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का प्लान यहां पर। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई भोग रहा था उस दौर में भी और इस दौर में भी, तो वो कश्मीरी पंडित ही हैं, जिनकी जमीनें वहां से गई, जिनको वहां से मार के निकाला गया, परेशान किया गया। 2014 के संकल्प पत्र में बीजेपी का वादा, वेस्ट पाकिस्तान से आए लोगों को शरण देंगे। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश आप समझिए, वेस्ट पाकिस्तान उसको समझिए, पाकिस्तान कुछ नहीं होता, हम तो ये मानते हैं। और ये सीट वाइज एनालिसिस भी आपको बता रहे हैं। 2014 की पार्टी एनसी, यहां पर सीट 15, वोट प्रतिशत 22.77% है। काफी ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सीटें, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की 15 सीटें, वोट प्रतिशत यहां पर 18%, वोट प्रतिशत इनका यहां पर है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये तो आपको हमने कांग्रेस की सीट परसेंटेज के बारे में बताया। अब 2014 की वापस बात कर रहे हैं, पार्टी अदर्स जो बाकी सीट्स हैं 7, यहां पर 14.55% जो है वोटिंग परसेंटेज। कुल सीटें 90, कश्मीर क्षेत्र में 47 और जम्मू में 43, ये सीट्स का आंकड़ा सामने आ रहा है। 3 चरणों में चुनाव हो रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। 3 चरणों में क्यों भाई, अगर हरियाणा में 1 चरण में हो सकता है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? सिक्योरिटी के चलते 3 चरणों में चुनाव। सीटों की कुल संख्या बार बार आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए, ये तो थे ग्राफिक्स जिसके माध्यम से हमने आपको समझाया कि खेल वहां पर कैसा है। घोषणा पत्र के बारे में बताया, 18,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए वहां पर कोचिंग के लिए भी, और जो भूमिहीन है उनके लिए भी यहां पर जमीन के आवंटन तक की भी घोषणा पत्र में बात कही गई। अब इस सवाल हमने आपसे, खबर तो बता दी, अब सवाल भी आपसे पूछा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के दिए घावों पर बीजेपी लगाएगी मलहम? 75% कहते हैं हाँ मलहम लगाएगी, 25% कहते हैं ना मलहम नहीं लगा पाएगी, लेकिन बहुमत यह मानता है कि मलहम लगाएगी। ये तो हमने आपको बताई जम्मू कश्मीर की बात, बीजेपी की घोषणा पत्र की बात, लेकिन विनेश फोगाट वाला मामला और खिलाड़ियों वाला मामला कांग्रेस में आने का, जैसे विनेश फोगाट आ गई हैं, क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में बताएंगे। लेकिन कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था अब बात करेंगे खिलाड़ियों की, कांग्रेस में जाने की, और अब इसका जो राजनीति जो माहौल है वो कितना सरगर्मी आ चुकी है, कैसे अब कुछ परेशान भी लोग हैं और कुछ खुश भी हैं, लेकिन इससे कितना असर पड़ेगा। खिलाड़ियों को मोहरा बनाकर कांग्रेस ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी चौसर बिछा दी है। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और तय हो गया कि दोनों पहलवान कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, और आज हुआ भी ऐसा ही। दोनों की एंट्री राजनीति के रिंग में हो चुकी है। हरियाणा चुनाव से पहले हाथ थामने के बाद लोगों में कयासों का दौर तेज हो गया। हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ेंगे? अगर हां तो किस सीट से, और नहीं तो क्यों? और क्या जो विरोध प्रदर्शन जनवरी 2023 में बड़े जोर शोर पर हो रहा था, क्या वो कांग्रेस पोषित एक षड्यंत्र था? क्या बृजभूषण पर लगाए गए आरोपों में कुछ सत्य भी था, या मात्र राजनीति में एंट्री करने की ये पहली सीढ़ी थी? वो तो आगे की जांच में साफ हो जाएगा। इस विषय को और बेहतर समझना है तो हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को। शुक्रवार को विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 18 जनवरी 2023 को समझ नहीं आ रहा था कि खेल पर राजनीति हो रही है या फिर चल रहा है राजनीति का खेल। दिल्ली का जंतर मंतर इस घटना का गवाह बना। तस्वीरें सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी देने वाले करीब 30 रेसलर धरना देने के लिए जुटे थे। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की आंखों में आंसू थे तो चेहरे पर नाराजगी। इन रेसलर्स के पास महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोपों की लंबी लिस्ट थी। इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सरिता मोर और सुमित मलिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन आरोपों पर बृजभूषण शरण ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पहलवानों के आरोप सही हुए तो वे फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। लेकिन देर से ही सही, खिलाड़ियों की आड़ में छिपा कांग्रेसी षड्यंत्र सामने आ ही गया। कांग्रेस ने सत्ता सुख की लालसा में देश के लिए गोल्ड मेडल ला रहे खिलाड़ियों को भी मोहरा बना लिया। लेकिन तब इस विरोध से षड्यंत्र की बू आ रही थी।
और अब ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस में शामिल होते ही विनेश फोगाट ने कहा कि कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। बुरे वक्त में पता चलता है कि अपना कौन है। सुनिए। पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने बीते गुरुवार को ही दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अटकलें लगाई जा रही है कि मूल रूप से चरखी दादरी की रहने वाली विनेश फोगाट अपने गृहनगर से चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती है। हालांकि उनके पारिवारिक संबंधों और प्रभाव को देखते हुए जिंद जिले का जुलाना निर्वाचन क्षेत्र अधिक संभावित विकल्प हो सकता है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट को उसी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारती है तो चरखी दादरी में एक प्रतियोगिता चचेरी बहनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है। और अपनी वर्तमान लोकप्रियता को देखते हुए विनेश इस तरह से टकराव से बचना चाहेंगी। वहीं बजरंग पूनिया को कांग्रेस स्टार प्रचारक बना सकती है। अब देखना ये होगा कि ये दोनों खिलाड़ी कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएंगे या फिर बीजेपी कांग्रेस को तीसरी बार भी मात देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने खबर देखी और इनका कांग्रेस में आना भी देखा और इस पर राजनीति भी आपने देखी, तो सारी बातों पर चर्चा तो हमने की ही आपसे, लेकिन हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा, कांग्रेस का दामन थामना फोगाट पुनिया की रणनीति थी। 95% लोग कह रहे हैं, 95% लोग सहमत हैं इस बात से, केवल 5% लोग इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन बहुमत ये मानता है कि यही रणनीति थी भाई साहब। ये पहले से सोच विचार किया गया था, ये कोई एक दिन में नहीं हो गया। एक छोटा सा ब्रेक तो लेंगे, लेकिन ओलंपिक्स की बात की, लेकिन भारत जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है पेरिस पैरा ओलंपिक में भी, लेकिन उसके बारे में आपको मीडिया में सुनने को नहीं मिल रहा, खिलाड़ियों को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। हम पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि बात सबने की, उसमें राजनीति की बात भी आप सबने देखी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो रही है जिसको कह रहे हैं पेरिस पैरालंपिक, उसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अब तक भारतीय खिलाड़ी पेरिस पैरालंपिक में 20 मेडल जीत चुके हैं। सोचिए, 20 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड मेडल के अलावा 7 सिल्वर मेडल हैं और 10 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। पर हल्ला नहीं देख रहे हैं कहीं पे, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, कम लोगों को जानकारी होगी। कुछ खिलाड़ियों के बारे में ही आप जानते हैं जिनको मीडिया अटेंशन मिल रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन हम जनमत में जनता की बात करते हैं। वहीं भारत की मेडल टैली में 19वें नंबर पर काबिज हो गया है, 19वें नंबर पर भारत है। इससे पहले पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों का बेस्ट परफॉर्मेंस 19 मेडल था, अब 20 हो चुका है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के पैरा एथलीटों ने 19 मेडल जीते थे, लेकिन अब भारत ने पैरालंपिक में अपने बेस्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में रिकॉर्ड 19 मेडल जीते थे। यह पैरालंपिक गेम्स में भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस था।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 5 गोल्ड मेडल के अलावा 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रोंज मेडल अपने नाम किए थे। वहीं बता दें कि टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा ने इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। चोपड़ा ने भाला फेंक फाइनल में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया था। लेकिन पैरालंपिक में भाला फेंक पैरा एथलीट अजीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाला फेंक में F46 वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता। F46 फाइनल में अजीत सिंह ने 65.62 यानी 65.62 मीटर का थ्रो किया था। पैरा खिलाड़ियों के लाजवाब प्रदर्शन के बाद भी, इसके बाद भी आज भी प्रवीण कुमार ने भारत हाई जंप में गोल्ड मेडल दिलाया है। पर सवाल यह कि क्यों भारत में पैरालंपिक की चर्चा ओलंपिक से कम है? क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस खेल को, इन खिलाड़ियों से ज्यादा तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही है मुख्य बाकी खिलाड़ियों के हिसाब से? चलिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो और बेहतर समझेंगे। राजधानी पेरिस में 4 सितंबर से 8 सितंबर तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। इसमें दुनिया भर के दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत से भी इन खेलों में 84 एथलीट भेजे गए और भारत के इन खिलाड़ियों ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए मेडल की झड़ी लगा दी है। शूटिंग से लेकर तीरंदाजी तक भारत को गोल्ड सिल्वर मिल रहे हैं और उन खेलों में भी गोल्ड मेडल आए हैं जिनमें इससे पहले ब्रॉन्ज तक की कल्पना नहीं की जाती थी। पैरालंपिक खेलों में गुरुवार तक भारतीय खिलाड़ी कुल 24 मेडल जीत चुके थे। इन 24 में से 5 गोल्ड, 9 सिल्वर जबकि 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भारत को तीरंदाजी, शूटिंग, बैडमिंटन जैसे खेलों में गोल्ड हासिल किए हैं। इसके अलावा शॉटपुट और जेवलिन थ्रो जैसे खेलों में भारत में सिल्वर जबकि कई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आपको बताते हैं कि कितना बदलाव हुआ है। पैरालंपिक खेल 2021 से 2024 के बीच 74 करोड़ रुपए खर्च किए। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए 26 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सरकार ने बजट में लगभग 2.8 गुना की बढ़ोतरी की और अब तक कुल 20 मेडल भारत को मिले। 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कवरेज मेन मीडिया स्ट्रीम से बाहर है। जितना हो हल्ला ओलंपिक के दौरान हो रहा था उतना अब क्यों नहीं? क्या ये खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेल रहे? क्या इन खिलाड़ियों की जीत से पूरे देश को खुशी नहीं मिल रही? क्यों इन खिलाड़ियों को कई मेन मीडिया चैनल कवरेज नहीं दे रहे हैं? और ऐसे ही कुछ सवालों के साथ अब हम आपको ओलंपिक और पैरालंपिक के कुछ अंतर बताते हैं। ओलंपिक 2024 और पैरालंपिक बजट। पेरिस ओलंपिक में 470 करोड़ का फंड, 2021 से 24 तक 74 करोड़ खर्च। टोक्यो पैरालंपिक पर खर्च किए 26 करोड़ और संख्या 117 भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए, 84 एथलीट शामिल हुए। मेडल 6 मेडल जीते, 20 मेडल पर कब्जा, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज। तो वही अब देखना होगा कि क्या ओलंपिक खिलाड़ी अगले खेलों में कैसा प्रदर्शन दिखाते हैं और उनसे आशा की जाएगी कि वो अपने पैरालंपिक के साथियों से सीख लेते हुए मेडल तालिका के रिकॉर्ड तोड़ें और जो भी चूक पेरिस ओलंपिक में हुई उनको पीछे छोड़ते हुए विनिंग माइंडसेट दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हम तो तवज्जो देंगे और हम तो पूरा एयर टाइम भी देंगे और अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे, उनके साथ हम खड़े हुए नजर आएंगे। सबका साथ देना हमारी भी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए आपसे हम यही कह रहे हैं कि भाई जो जितने ब्रांड्स हैं, क्या आप इनको एंडोर्स कर रहे हैं? अगर आप इनको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, आप इनको एड्स नहीं दे रहे हैं, सरकार अगर इनकी मदद नहीं कर रही, तो आप सभी को जागना चाहिए। ये पैरालंपिक के खिलाड़ी जो हैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वो मेडल ला के दिखा भी रहे हैं, गोल्ड भी ला रहे हैं और सिल्वर भी भर भर के ला रहे हैं। तो क्या इनको ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए? अगर नहीं दी जा रही है तो क्या ये पक्षपात नहीं है? इसी को स्यूडो नहीं कहा जाता क्या? एक तरफ अलग रिएक्शन, दूसरी तरफ अलग रिएक्शन, और जितने भी ये आंदोलन जीवी हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। हम तो खड़े हैं पैरालंपिक एथलीट्स के साथ, आप भी खड़े हो जाइए और इसको ट्विटर पर भी उठाइए, हर जगह ये आवाज उठाइए कि इनको समर्थन दिया जाए, इनको भी उस तरीके से सम्मानित किया जाए जैसे बाकी खिलाड़ियों को सम्मान मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जिस तरह से देवभूमि में रहने वाले स्थानीय बाहर से आने वाले मुस्लिमों और अपराध में उनके शामिल होने से परेशान हैं, ठीक वैसे ही असम में भी बाहर से आकर बसे मियां मुस्लिम स्थानीय लोगों की चिंता का विषय बन चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदेश को मियां भूमि नहीं बनने की
बात कही थी उसको बनने नहीं देंगे। अपर असम यानी ऊपरी असम के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आ चुका है। डेमोग्राफी चेंज कब होती है? जब एक ऐसी पॉपुलेशन चेंज होती है, एक मजहब की जो पॉपुलेशन है बढ़ जाती है, वो आप जानते हैं कौन सा मजहब है। डेमोग्राफी में बदलाव जब हो गया, यही बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को खाई जा रही है। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो मुद्दे को उठा रहे हैं, अकेले चाहे हों लेकिन उठा जरूर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा एक मिशन पर निकले हुए हैं। उन्होंने मत्स्य व्यवसाय करने वाले मियां मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान अब दे दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि राज्य को मियां मुसलमानों की जमीन नहीं बनने दूंगा। उनका कहना है कि पिछले 4 सालों में नौगांव और मोरीगांव में मछली पालन करने वाले लोगों की वजह से राज्य में किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। अब ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कोई आम आदमी तो कह नहीं रहा। और इसका जिम्मेदार उन्होंने मछली पालन में यूरिया का इस्तेमाल करना बताया, जो कि मियां मुस्लिम करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अवैध मदरसों को तोड़ने से लेकर नमाज ब्रेक खत्म करने तक और असम की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताने से लेकर बाहरी मियां मुस्लिमों के मछलियों के बॉयकॉट तक क्या कुछ कहा है, चलिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, मामले को बेहतर समझिए। लगातार अपने तीखे तेवर और स्पष्ट बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन गए हैं। हों भी क्यों ना, आखिर हिमंता जब भी कुछ बोलेंगे तो चिंगारी तो पैदा होगी ही। उन्होंने मत्स्य व्यवसाय करने वाले मियां मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि राज्य को मियां मुसलमानों की जमीन नहीं बनने दूंगा। उनका कहना है कि पिछले 4 सालों में नागांव और मोरी गांव में मछली पालन करने वाले लोगों की वजह से राज्य में किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। सीएम ने कहा कि इन दिनों जिलों में उत्पादक मछली पालन में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नागांव और मोरी गांव में अप्रवासी मुस्लिम यानी मियां मछली उद्योग पर हावी हैं। ऐसे लोगों से मछली लेना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि मछली असम में लोगों के आहार और संस्कृति का अभिन्न अंग है। राज्य को हर महीने लगभग 40,000 मीट्रिक टन मछली चाहिए होती है। मोरी गांव, नागांव और कछार राज्य के शीर्ष मछली उत्पादक हैं। उन्होंने ऊपरी असम के लोगों से भी कहा कि वे बाजार पर कब्जा करें, लेकिन लड़ाई करके नहीं, बल्कि लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कुछ दिनों पहले बिस्वा शर्मा ने प्रदेश को मियां भूमि नहीं बनने देने की बात कही थी। असल में असम के सीएम हिमंता एक मिशन पर हैं। उनका मिशन है असम की संस्कृति को बचाना। उनका मिशन है असम के मूल निवासियों को उनकी जमीन पर बसाए रखना। उनका मिशन है असम को मियां भूमि न बनने देना। अपने इस मिशन में हिमंता को किसी भी विपक्ष के राजनीतिक वार की चिंता भी नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष या उनके राज्य का मुस्लिम क्या सोचेगा। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि असम के मूल निवासी क्या सोचेंगे। यही वजह है कि उन्होंने असम को मियां भूमि बनने से बचाने के लिए खास तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। अवैध मदरसों को तोड़ने से लेकर नमाज ब्रेक खत्म करने तक और असम की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताने से लेकर बाहरी मियां मुस्लिमों के मछलियों के बायकॉट तक हिमंता का एजेंडा क्लियर है और शायद यही विपक्षी पार्टियों का सरदर्द बन गया है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में हिमंता और क्या बड़े कदम उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा को जो कहना है बेबाकी से वो कह देते हैं। ये तो आपने खबर देखी। अब ग्राफिक्स में आपको समझाते हैं बड़ी स्क्रीन में हेमंता का एक्शन क्या है। असम की बदलती डेमोग्राफी पर श्वेत पत्र लाने की बात कही। चलिए अगले ग्राफिक्स पे चलते हैं। ये तो उनके द्वारा से कहा ही गया है। अब आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में 2 घंटे के नमाज ब्रेक पर रोक लगा दी गई है। ये उनके द्वारा किया गया है। विधानसभा में जो ब्रेक है, नमाज ब्रेक जो है, इसकी आवश्यकता क्या थी, इस पर रोक लगा दी गई। ये इनका एक्शन है। काजी नहीं, सरकार करेगी मुस्लिम शादियों को रजिस्टर। ये बिल्कुल नया है और बिल्कुल सही है कि भाई काजी क्यों, सरकार के साथ जाके, आप सरकार के पास जाके रजिस्टर कराइए ना। सब कुछ अपना अलग क्यों कर रहे हैं? जो सरकारी है, ऑफिशियल है, उसको वैसे ही रखा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर चलिए आगे बढ़ेंगे। हेमंता का एक्शन जो हमने आपको बताया, क्या कुछ कहा है। काजी नहीं, सरकार करेंगी जो मुस्लिमों का रजिस्ट्रेशन शादियों का। मियां मुस्लिम ट्रेडर्स की मछलियों को किडनी किलर इनके द्वारा बताया गया है। यूरिया का इस्तेमाल, इन्होंने ये स्पेसिफिकली इनके तरफ से ये बात रखी गई, यूरिया का इस्तेमाल जो किया गया है वही तो घातक है।
असम का पारंपरिक डांस फॉर्म बिहू को लेकर मियां मुस्लिमों पर उठाए सवाल, इसको लेकर भी सवाल उठाया। परंपरा के साथ जो बदलाव हो रहा है ना, असम की कल्चर के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, उसके लिए घुसपैठिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया और इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से भी एक प्रश्न पूछा है, क्या हेमंता के साफ एजेंडे से विपक्ष को परेशानी है? ये आपसे हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो सवाल पूछा है उसका उत्तर भी आपको बता देते हैं। हेमंता के साफ एजेंडे से विपक्ष को परेशानी है, 96% लोग कहते हैं हाँ, और ना कहने वाले 4% हैं। बहुमत ये मानता है कि हेमंता के साफ एजेंडे से विपक्ष परेशान है, यानी विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। इस बात की पुष्टि आपके वोट से, आपके उत्तर से हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर के संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। यहां पर गुरुवार को हिंदू संगठनों के रोष प्रदर्शन ने देश भर में सुर्खियां बटोरी, जहां एक ओर सरकार ने भी माना है कि यहां पर अवैध निर्माण हुआ है, वहीं अब वक्फ बोर्ड ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मस्जिद की ऊपरी मंजिलें अवैध हैं। शुक्रवार को आम दिनों की तरह शांति है, लेकिन पुलिस अब भी तैनात की गई है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड द्वारा यहां पर तैनात इमाम को भी हटाया गया है। विवाद को बढ़ता देख वक्फ बोर्ड की ओर से इस मस्जिद में किसी भी बाहरी व्यक्ति के रहने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उधर प्रदर्शनकारियों की तरफ से अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन को 2 दिन का समय दिया गया है। अब इस मामले को लेकर शनिवार को नगर निगम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। एक तरफ इस मामले पर लोगों में भी रोष है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है, प्रेशर पूरा है, जनता यहां पर विरोध कर रही है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अवैध निर्माण के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन पर कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन हमें कानून के मुताबिक अपना काम करना होगा। मैंने अधिकारियों को शांति बनाए रखने के निर्देश भी दे दिए हैं और कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। जो भी वैध या अवैध है उस पर अदालत फैसला करेगी। ये सारी बातें कही जा चुकी हैं। लोग क्या कह रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को परेशानी हो रही है, जैसे कि आरोप लगाया गया लव जिहाद, छेड़खानी, वो तमाम बातें आपको सुनाते हैं लोगों की बातें। मामला ये इनकी अपनी वजह से चला, क्योंकि ये इनके जो लोग हैं इन्होंने हमारे एक आदमी का सिर फाड़ दिया जो कि कोटखाई का रहने वाला है, और इसी से ये जो है टूल पकड़ा। वरना आज ऐसी कोई प्रॉब्लम तो खैर बहुत पहले से शुरू हो गई थी कि जैसे आप गुरुद्वारे से पीछे से लेकर देखो पूरी सड़क जो है इन लोगों ने कवर होती की हुई। इनके पास ना कोई लाइसेंस, ना कोई लेना ना देना बैठने का। एक आदमी के पास होता है, 10 आदमी उसके पीछे ये आ जाते हैं। और जो ये मस्जिद का मसला है, जब ये विधानसभा के पटल पे रख दिया गया है कि भाई जो ज़मीन है वो हिमाचल सरकार की है, तो इन्होंने तो कब्जा कर रखा है। उसमें आ गया जी वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? अब ज़मीन जिसकी ज़मीन है मालिक वही रहेगा। उसमें ये नहीं होगा कि भाई मेरा कब्जा हो जाए तो मैं उसका मालिक बन जाऊँगा। तो ये तो एक गलत ढंग से इन्होंने जो है यहाँ पर एक प्रोपोगंडा कर रखा। और प्रशासन भी, बड़ी शर्म की बात है कि 44 पेशियां लग गई और अभी तक फैसला नहीं हुआ। और अगर किसी आम आदमी ने नाजायज किया हुआ होता तो भी बुलडोजर चला देना था इन्होंने। जैसे कि आज 2 महीने पहला नेशनल हाईवे पे लगाया था बुलडोजर। हमारी तो अपनी प्रॉपर्टी थी, हालांकि बोलते हमने एक्वायर की, पर उसमें भी जो है मेरा खुद का मकान उसमें ढहाया गया है। पर यहाँ पर तो जो है इनको कोई नहीं पूछता। अगर हमारा आदमी कोई सहारनपुर में जाके इनको तू भी बोल देगा ना तो आग लगा देंगे वहाँ पर ये। और हमारे आदमी को तो इन्होंने सिर फाड़ दिया उसका बेचारे का, जो कोटखाई का आदमी है। तो उससे पूछो जिसको दर्द होती है। अब अगर हिंदू समाज जो है इनके साथ वैसे तो इसमें मतलब जो समाज वाली है कोई बात नहीं है, पर जब किसी के साथ कोई नाजायज होगा तो सारे आदमी उसके साथ खड़े होंगे। ये जो मामला उठा है ये पूछना चाहिए था। पहले भी बोल रहे थे, हमने कल पहले बार भी आवाज़ उठाने की कोशिश की। अवैध रूप से सड़कों पर बैठ जाते हैं। आने जाने वाले स्कूल के बच्चों को, लेडीज़ को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर इतनी मतलब ये आबादी मतलब बढ़ती ही गई है दिन। जनता की बात भी हमने आपको बताई, उनका रिएक्शन भी बताया, और जनता में आप भी शामिल हैं। हमारे कार्यक्रम में आप जब तक वोट नहीं करते बात नहीं बनती। अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चलना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं अवैध मस्जिदों पर चलना चाहिए बुलडोजर। 98% 98% लोग कहते हैं हाँ। और ये मामला हिमाचल प्रदेश में उठ चुका है। कांग्रेस के मंत्री के द्वारा ही ये कहा गया है,
लव जिहाद तक का जिक्र भी किया गया और एक्शन अब जरूर होना चाहिए। चलिए ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पूर्व प्रिंसिपल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कोलकाता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कथित तौर पर लगे भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच का आदेश देते वक्त उनके पक्ष को नहीं सुना। उन्होंने कलकत्ता के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें संदीप घोष को अब बड़ा झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बेंच ने बताया कि हम सीबीआई को ये नहीं बताएंगे कि वो किस तरह से जांच करें और जांच में क्या कुछ करना है, इस पर विघ्न भी नहीं डालना। हमारी एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, मामले को समझिए। कोलकाता रेप मर्डर मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बड़ा झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसके जरिए संदीप घोष ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया गया कि संदीप घोष पक्षकार बनने के पात्र नहीं है। 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे सीजेआई जस्टिस DY चंद्रचूड़ बोले, हम सीबीआई को यह नहीं बताएंगे कि वह किस तरह से जांच करे। बता दें कि एक PIL पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिस पर कोर्ट ने कहा उसमें आपका पक्ष सुना जाना जरूरी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने पूरे मामले पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिससे पता चल जाएगा कि दोनों मामले आपस में जुड़े हैं या नहीं। फिलहाल किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। दरअसल संदीप घोष ने कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। हाईकोर्ट देखा कैसे अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और झटके लगेंगे। इस आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि काफी शक है इस आदमी पर। आगे बढ़ते हैं, मुख्य मुद्दा आज का हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश की बात करेंगे। कुछ तो बात है जो हंसती मिटती नहीं हमारी। इन लाइनों को हिंदुओं के मन मस्तिष्क में इस तरह भर दिया है कि उन्हें लगता है कि भारत से उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन किसी ने भी हिंदुओं को ये नहीं बताया कि अटक से कटक तक बसी थी हिंदू बस्ती, जिन्हें समय के साथ आक्रांताओं और आताताइयों ने या तो नष्ट कर दिया या फिर वहां से हिंदुओं को मार काट कर भगा दिया। जी हां, हम कभी महाभारत के शकुनी का राज्य रहा गांधार आज अफगानिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान हिंदू विहीन होने की कगार पर है और अब उसी दिशा में हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी अग्रसर है। बांग्लादेश में चल रहा कट्टरवाद और इस्लामिक आतंकियों का आतंक किसी से भी छुपा नहीं है। कैसे शेख हसीना के हटते ही राजनीतिक विरोध को हिंदू विरोध में बदल दिया गया, न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने मानवता को झकझोर कर रख दिया है, शर्मसार करके रख दिया है और कट्टरता के मजहब से पर्दा उठा दिया है। भाईचारा का नारा देने वालों ने किस तरह गाजर मूली की तरह हिंदुओं को चिन्हित कर मौत के घाट उतारा। हिंदुओं ने इतनी घृणा थी कि ना तो उन्होंने छात्रों को बख्शा, ना खिलाड़ियों को, ना कलाकारों को और ना ही हिंदू पुलिस वालों को। जिहादी भीड़ के सामने हर हिंदू सिर्फ और सिर्फ काफिर था, है और रहेगा। ऐसा ही दिल दहलाने वाला ये मामला है। एक और मामला है जो फिर से सामने आया है, जहां मात्र एक 15 साल के बच्चे को जिहादी भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। उस बच्चे का कसूर बस इतना था कि उसने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था जो कि जिहादी भीड़ को बर्दाश्त नहीं हुआ, आपत्तिजनक लगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये कि इस मासूम की हत्या बांग्लादेश पुलिस और फौज के सामने हुई थी। मामला बढ़ता देख पुलिस ने हिंदू बालक को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी जैसे ही इस्लामिक भीड़ को लगी, अपनी आदत के मुताबिक जिहादी भीड़ ने थाने का घेराव कर पुलिस वाले से 10 मिनट के लिए बच्चे को मांगा ताकि उसको सबक सिखा सकें, जबकि वो मासूम अपनी गलती मानते हुए अपने माता पिता के साथ वहां पर सुरक्षा की गुहार लगा रहा था। उसके लाचार और बेबस माता पिता भी अपने बच्चे की गलती के लिए माफी मांग रहे थे। ये हिंदुओं का हाल है बांग्लादेश में। सोचिए, अगर आबादी बढ़ जाएगी, बांग्लादेशी यहां आएंगे, आपका क्या हाल होगा। बच्चा बढ़ती जिहादी भीड़ को देख डर के मारे रोने लगा, लेकिन इस आतंकी भीड़ को ना तो उस पर दया आई और ना ही उनका दिल पसीजा। इस खूंखार और आदमखोर भीड़ ने एक मासूम को इतनी बुरी तरह मारा कि उसने पुलिस के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए। छुपाया आज भी जा रहा है, चीखता चिल्लाता वो रहा और वो मर भी गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बांग्लादेश से भारी संख्या में ये आदमखोर जिहादी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बैठे कुछ आस्तीन के सांप इनकी मदद भी कर रहे हैं, जो इनको फर्जी पहचान पत्र उपलब्ध करा रहे हैं, इनके आई कार्ड्स बनवा रहे हैं। ये मैं आपको सुनाऊंगा दीमक की तरह क्या कुछ हो रहा है।
ये ऑडियो भी आप सुनिए, क्या कुछ कहा जा रहा है उस भीड़ की। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऑडियो भी सुनाया जाए, ये भीड़ कितनी कट्टर है। देखिए, ये कह रहा है कि हमने उसको मार दिया। आईएसपीआर कह रही है कि इसको मारा नहीं गया है, बांग्लादेश की आर्मी कह रही है वो अभी जिंदा है, लेकिन ये कट्टरपंथी कह रहे हैं कि हमने मार दिया। वहां मस्जिद से क्या कुछ कहा गया वो भी वीडियो हमारे पास है, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे मस्जिद से अनाउंसमेंट की गई है कि हमने उस शैतान को मार दिया, अब आप परेशान मत हो। ये व्यक्ति तो कह ही रहा है, ये जिहादी तो बोल ही रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मैंने मार दिया। ये सुनिए। পুলিশ কমিশনারের বিল্ডিংয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, জনগণের গণপিটুনিতে সে মারা গেছে। অতএব আপনারা এলাকা ছেড়ে যার যার বাসায় চলে যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুতুব কাটিতে পুলিশ কমিশনারের বিল্ডিংয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, জনগণের ये मस्जिद से ऐलान हो रहा है। মারা গেছে। অতএব আপনারা এলাকা ছেড়ে যার যার বাসায় চলে যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুতুব কাটিতে পুলিশ কমিশনারের বিল্ডিংয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, জনগণের গণপিটুনিতে সে মারা গেছে। देखिए, वो मस्जिद से क्या कहा जा रहा था, कह रहा था कि उसको पुलिस का संरक्षण मिला था, लेकिन फौज हमारे साथ है, उसको मार दिया गया है। लेकिन इस खबर को अब दबाया जा रहा है। आईएसपीआर कह रहे नहीं, हमने उसको बचा के अपने पास रखा है। अगर उसको बचा के रखा है तो उसकी कोई तस्वीर सामने क्यों नहीं आई है, और बच भी गया है तो कैसे बचा है, कहां है, इसकी तस्दीक नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। खैर, समय कम है, चाहते तो और मुद्दे भी आपको दिखाते, लेकिन आज के लिए इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। मेरी पूरी एडिटोरियल टीम, प्रोडक्शन टीम, सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।